हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 45 सोशल साइंस की। चलिए, इस वर्कशीट का टॉपिक है नाजीवाद और हिटलर का उदय। जैसे हमने पिछली वाली वर्कशीट में पढ़ा था कि जर्मनी पर कितने अत्याचार किए गए थे और उस पर ज़बरदस्ती वर्साई की संधि थोप दी गई थी। तो जब जर्मनी पर इतने अत्याचार हो रहे थे तो जर्मनी में जो लोकतंत्र शासन था वो कहीं डूबता नज़र आ रहा था। तभी उसी में से उसी सिपाही जो उनकी सेना का एक सिपाही था, उसने खड़े होकर पूरी जर्मनी की बागडोर संभाली। उसके बारे में इस वर्कशीट में बताया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं। हिटलर का उदय। हिटलर जो था वो जर्मन सेना में सिपाही था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और वर्साई की संधि ने उसे दुखी और आग बबूला कर दिया, जिससे वो बहुत परेशान हुआ। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। मतलब उसने एक छोटी सी पार्टी बनाई, जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से जिसे जाना गया, जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया, क्योंकि उससे लोग धीरे धीरे जुड़ते गए और वो पार्टी बड़ी होती गई। इसी को नाज़ी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम नाज़ीवाद भी कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था की बदहाली मीन्स उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन भी ख़राब थी, राजनीतिक खालीपन था और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। क्योंकि देखिए, जब कहीं पर चारों तरफ अराजकता फैली हुई है, कोई उन्हें कंट्रोल करने वाला नहीं है और उनको कोई एक लीड करने वाला एक लीडर चाहिए था जो उनको लीड करके उनको इस संकट के दौर से उनको बचा सके। तो महामंदी के दौरान नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। मतलब धीरे धीरे लोग जो थे वो उससे प्रभावित होने लगे और उसके साथ जुड़ने लगे, जो एक आंदोलन का रूप लेता गया। 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर जो थे सब बेरोजगार हो रहे थे और मध्यम वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। मतलब जो छोटे लेवल के तो मजदूर वर्ग थे वो उनके सबके काम धंधे छिनते जा रहे थे और वो भूख से मतलब परेशान रहते थे। मतलब उनको खाने को भी नहीं मिलता था, इतना ज़्यादा वो परेशान थे। नाज़ी प्रचार में जब ये नाज़ीवाद का प्रचार, लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी, लोगों को एक आशा की किरण दिखाई दी, जिसलिए लोगों ने उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। मीन्स उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, उनकी बात माननी शुरू कर दी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए चुनावों के लिए महज 2.6% वोट मिले थे। मीन्स जब नाज़ी पार्टी ने जर्मन में जब वोट्स डले तब उनको बहुत कम वोट मिले थे, परंतु 1932 तक आते आते उनकी वोटों की संख्या 37% हो गई थी, जिससे उनके वोट्स जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे और लोग उनके फेवर में आते जा रहे थे। अब लोग उनसे जुड़े, उसका एक महत्वपूर्ण कारण था कि जो उनका प्रचारक था, मीन्स जो नाजी दल का नेता था, वो बहुत ही ज़बरदस्त वक्ता था। मीन्स वो ऐसे ही भाषण देता था जिससे लोग तुरंत प्रभावित हो जाते थे और उसके भाषण से उसके फेवर में हो जाते थे। मीन्स उसके बातों को सुनकर उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे। जैसे उस टाइम पर वैसे ही आर्थिक तंगी का माहौल था, वो वैसे ही परेशान चल रहे थे। उनको एक ऐसे सहारे की ज़रूरत थी जो उनको इस संकट से उबार सके। तो उसी सहारे की तलाश में उनका जो ध्यान था वो नाजी प्रचार की तरफ गया। अब जो नाजी हिटलर था वो ज़बरदस्त वक्ता था, अपने जोशीले भाषणों से वो एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना कर सकता था। वर्साई संधि जब हुई तो उसके खिलाफ वो भी, मतलब उससे प्रतिशोध लेना चाहता था वो भी, कि ये हमारे साथ गलत हुआ है। और ऐसा ही सभी पूरा समाज को लगता था कि हमारे साथ जो है बहुत गलत हुआ है, हम पर ये संधि थोपी गई है, इसीलिए वो सब एकजुट हो गए। अब बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का अगर आश्वासन दिया जाए तो बिल्कुल वो उसके साथ ही हो जाएंगे और उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही हुआ। जो ये हिटलर बना नाजी पार्टी का नेता, सबने उसको इसीलिए अपना मतलब प्रोत्साहन दिया या साथ दिया क्योंकि वो उनके फेवर की बात करता था। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। मतलब उसको ये पता चल गया था कि अगर हमें राजनीति में अपना नाम चलाना है या अपने आप को ऊपर दिखाना है, अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, तो हमें ऐसा आडंबर रचना होगा, प्रदर्शन करने होंगे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर, जिससे लोग उसको सुने और उसकी तरफ आएँ और उसके फेवर में हो जाए। अब लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता
का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे, लाल झंडे बनाए गए, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से सारी शक्तियां प्रदर्शन का हिस्सा थी। मतलब ये सारी जो तालियों की गड़गड़ाहट थी वो किसकी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी? वो हिटलर की शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी कि मीन्स सब अब हिटलर के फेवर में थे। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के लिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक और एक अवतारी के रूप में पेश किया। मीन्स उन्होंने उसको ऐसे प्रेजेंट किया कि भैया यही है जो तुम्हें इन कष्टों से उबार सकता है। यह छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिससे प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के ध्वंस के बारे में। मीन्स जब जर्मनी पर इतने अत्याचार हो रहे थे तो जो उसमें गणतंत्र राज्य था वो धीरे 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 गिरता चला गया। मीन्स लोगों ने उसमें अपना विश्वास रखना छोड़ दिया। अब उनको सिर्फ किस पर विश्वास था? सिर्फ उनको अपने हिटलर पर विश्वास था कि वो ही उनको इस मुश्किल दौर से निकाल सकता है। 30 जनवरी 1930 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। मीन्स चांसलर का पद वो होता है जैसे हमारे भारत में प्रधानमंत्री का पद होता है, वैसे ही जर्मनी में चांसलर का जो पद था वो उतना ही इम्पोर्टेंट था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। मतलब अब जो नाज़ी पार्टी थी उन्होंने उनको भी अपने साथ जोड़ लिया था जो उनके पहले विरुद्ध थे। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना की। उसने लोकतांत्रिक शासन की संरचना की और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। उसने क्या किया? अब धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया, सब कुछ अपने अंडर में लेना शुरू किया धीरे धीरे उसने। 28 फरवरी 1933 को, ये देखिए आप, जनवरी से लेकर 28 फरवरी 2 महीने में ही को जारी किए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के निलंबित कर दिया गया। मतलब उसने रोक लगा दी कि कोई भी इकट्ठे होकर काफ़ी समय तक मतलब सभा नहीं कर सकता, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी जो उसके मन में चल रहा है उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, और प्रेस पर भी रोक लगा दी। और उसी के थोड़े दिन बाद 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम मीन्स इनबेलिंग एक्ट के जरिए हिटलर को संसद को हाशिए पर ढकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए। मतलब धीरे धीरे उसने संसद को भी हाशिए पर ढकेलना शुरू किया। मीन्स उसको भी डाउन करना शुरू किया और अपने आप को उसने ज़्यादा पावरफुल बनाया। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। मीन्स इन सब पर फुली कंट्रोल किसने किया? आप बता सकते हैं किसने किया? हिटलर ने। हाँ जी, मीन्स हिटलर एक तानाशाह के रूप में उभरा। अब चलिए अब इसके हम प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, हिटलर के उदय के क्या कारण थे? पहला, आर्थिक संकट। 1929 की आर्थिक महामंदी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी थी। जर्मनी में बेरोजगारी, महंगाई में वृद्धि हुई, वहाँ के उद्योग तथा व्यापार भी बर्बाद हो गए। दूसरा है वर्साई की संधि। वर्साई की अपमानजनक संधि के बाद जर्मनी के लोग बदला लेना चाहते थे, इसके लिए उन्हें एक प्रभावशाली लीडर की तलाश थी। तीसरा, हिटलर का व्यक्तित्व। उसका जो व्यक्तित्व था बहुत प्रभावशाली था जिससे लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। चौथा था राजनीतिक उथल पुथल। मतलब जर्मनी के लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई थी। मीन्स कोई उनको कंट्रोल करने वाला, उनको लीड करने वाला नहीं था, इसीलिए उन्होंने आसानी से हिटलर पर विश्वास कर लिया। अगला क्वेश्चन है, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए? उन्होंने ये वादे किए कि देश की खोई प्रतिष्ठा लौटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे था पहला वैसे ही किया जाएगा। जर्मनी को फिर से महाशक्ति बनाया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। चौथा, देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने क्या क्या कदम उठाए? पहला, जनसंचार के माध्यमों का उपयोग किया, रैलियां और जनसभाएं की, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाए, प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाए, स्पेशल फोर्स का गठन किया और तानाशाही की स्थापना की। अगला,
क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? एक उदाहरण दीजिए। हाँ, हम सभी मीडिया प्रचारित बातों और विचारों से प्रभावित होते हैं। हम विज्ञापन का उदाहरण दे सकते हैं। कोई भी विज्ञापन कितनी बार आ रहा हो, जितना आकर्षक है उतना ही अधिक हमारा हम उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए करता है। जैसे कोई भी शैम्पू है, साबुन है, कोलगेट है, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिसकी ऐड हम जितनी बार देखते हैं, जिसकी ऐड हमें ज़्यादा आकर्षित लगती है, हम नेक्स्ट टाइम जाकर उसी को खरीदना पसंद करते हैं। इसीलिए जो मीडिया है वो हमारे विचारों को प्रभावित करती है। धन्यवाद। अगर आपको एसएसटी के किसी और चैप्टर की आवश्यकता है जो आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।